रूस की राजधानी मॉस्को से बड़ी खबर है, जहां पर रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ है। और जानकारी के मुताबिक यह धमाका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि देखते ही देखते एक कार आग के गोले में बदल गई। विदेशी मीडिया के मुताबिक इस धमाके की हाई लेवल जांच जारी है। पुतिन ने इसे लेकर तलाशी और अपने सुरक्षा कर्मियों की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आग पहले इंजन में लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि अब यह साफ नहीं हो सका है कि विस्फोट के दौरान गाड़ी में कौन था। विदेशी मीडिया का दावा है कि लिमोजिन पुतिन के प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की थी और 3 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पुतिन की वही कार है जिसमें भीषण आग लगी। हालांकि इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां पर रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है कि धमाका रूस के राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में हुआ है। ये सबसे गंभीर घटना है कि राष्ट्रपति पुतिन के काफिले पर हमला हुआ है। तो अब सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस काफिले को निशाना बनाया गया, किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए। विशाल, ये बड़ी गंभीर घटना हुई है, क्या इनपुट्स, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, सेंट्रल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में शामिल एक गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन की सुरक्षा में ये चूक है और क्या ये किसी आंतरिक व्यक्ति का ही हाथ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, जो राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ियों की जिम्मेदारी होती है वो प्रेसिडेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से की जाती है। उसकी सुरक्षा, उसकी जांच पहले से की जाती है अगर राष्ट्रपति पुतिन किसी यात्रा पर जाते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये चूक है, साजिश है या फिर कुछ और है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बयान को भी यहाँ पर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो उन्होंने पुतिन को लेकर बयान दिया था। लेकिन उसके बाद से अभी भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो पुतिन के काफिले में गाड़ी शामिल थी उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ना तो क्रेमलिन और ना ही रूस की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान सामने आया कि आखिरकार पुतिन के गाड़ी में, जो पुतिन के काफिले में जो गाड़ी शामिल थी उस पर यह हमला कैसे हुआ। बिल्कुल। और विशाल, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बनी है, इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, तो क्या जो पुतिन की सुरक्षा की पूरी कमान जो लोग संभालते हैं, जो लोग सुरक्षा में हैं, वो सभी लोग इस जांच के दायरे में आएंगे? अब बिल्कुल, क्योंकि ये पुतिन की सुरक्षा में एक भारी चूक मानी जा सकती है कि उनके काफिले में गाड़ी जो शामिल थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो जो भी पुतिन की सुरक्षा में तैनात लोग हैं या जो लोग गाड़ियों की देखरेख करते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, वो सभी इसकी जांच के दायरे में जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो रूस की तरफ से किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर अब तक सामने नहीं आया है कि इसके पीछे क्या वो किसी को कसूरवार मान रहे हैं या फिर ये कोई चूक मानी जा रही है या कोई साजिश मानी जा रही है। क्योंकि अभी तक क्रेमलिन ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है और रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई। लेकिन राष्ट्रपति, जो कि पुतिन एक पावरफुल व्यक्ति हैं और उनके काफिले में शामिल गाड़ी में अगर ब्लास्ट होता है तो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से पिछले कई सालों से युद्ध जारी है, एक दूसरे के खिलाफ हमले हो रहे हैं, जुबानी जंग भी काफी तेज है। ऐसे में पुतिन के काफिले में ब्लास्ट होना, ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर जरूर खड़ा कर रहा है और ज्यादा आधिकारिक बयान का इंतजार अभी करना होगा। धन्यवाद विशाल, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में अंडा मीट की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी कि पूरे नवरात्र में मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में कोई मांस मछली की दुकान नहीं रहेगी। रामनवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी और इसके अलावा अवैध बूचड़खानों पर फौरन कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी इस सरकार के फैसले को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो नवरात्रि का आरंभ हो गया है और इन सब के बीच आदेश आया है यूपी सरकार की तरफ से और आदेश ये है कि धार्मिक स्थल जो भी हैं उनके 500 मीटर के दायरे में अंडा मीट की बिक्री पूरी तरीके से बैन रहेगी। और इस आदेश को देते हुए सरकार ने 2014 और 2017 में जारी किए गए आदेशों का हवाला भी दिया है। नगर निगम की तरफ से फैसला लिया गया है कि नवरात्रि के समय नगर निगम क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें बंद। अच्छा है व्रत में कहाँ खाते हैं सर?
तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है क्योंकि लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ का दौर चलता है और ऐसे में ये अच्छा कदम उन्होंने कहा है। वहीं यूपी में योगी सरकार के फरमान पर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि एक तरफ आप मीट की दुकानों को बंद करवा रहे हो तो फिर KFC बंद और मैकडॉनल्ड भी बंद करो। नवरात्रे आ रहा है तो उसमें दारू की दुकान नहीं बंद होगी। दारू तो एक के बदले एक बोतल फ्री मिल रही है योगी जी के राज में। बाबा जी का बम्पर ऑफर चल रहा है, डबल इंजन का डबल ऑफर। मोदी योगी का ऐलान, एक के बदले एक बोतल फ्री। भाई मीट की दुकानें आप बंद कराना चाहते हैं, KFC बंद कराओ ना, मैकडोनल्ड बंद कराओ ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने रेस्टोरेंट हैं बंद कराओ उत्तर प्रदेश में, हिम्मत है तो। अगर बहुत बहादुर नेता हो, KFC, मैकडोनल्ड और अब बीजेपी के नेताओं के रेस्टोरेंट बंद कराओ जहां मीट, मुर्गा, मछली सब मिलता है। और वाराणसी में नवरात्रि के दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी मीट, मुर्गा, मछली की बिक्री पर रोक रहेगी, जिस पर मुस्लिम वर्ग ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। तो नवरात्रि चल रही है और वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है कि वाराणसी में नगर निगम की सीमा में मीट, मुर्गा, मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। हालांकि इस पर मुस्लिम वर्ग अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा है। दौरान मीट, मांस, मछली की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। हम बात करेंगे इस्तकबाल भाई से, क्या कहेंगे, इससे पहले कभी ऐसा आदेश कि नहीं पूरे नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी? तकरीबन 50 साल उस ज़मीन पर काशी में मुझे ही रहते हुए हो गया, मेरे होश में तो कभी इस तरीके का कानून नहीं बना। इस तरीके की बात करने से गरीबों का, मजलूमों का नुकसान हो रहा है, बातों से भटकाया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान तो एक साथ जी रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ रह रहा है, एक साथ चल रहा है हिंदू और मुसलमान, और इसी तरीके से देश चलेगा। अब बंटवारे से देश नहीं चलेगा। ये काशी तो मोहब्बत की पैगाम देने वाली सरजमीन है। अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी धर्म विशेष का कोई त्यौहार हो, उसमें कोई चीज़ जो उनको चाहिए वो बंद कर दिया जाता हो। सबसे बड़ा KFC तो यही सिगरा क्षेत्र में है, बंद कराने, सिगरा में KFC, मैकडॉनल्ड बंद करा दें, तब जाना जाए कि निगम कार्यालय के बगल, नगर निगम कार्यालय के बगल में बंद करा दें। देश में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तापमान फिर से चढ़ा हुआ है। हर नेताओं में बयानबाजी चल रही है। अक्सर विवादों पर रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने यूपी सरकार को चुनौती दी है और उन्होंने ये चुनौती सड़क पर नमाज को लेकर दी है। सड़क पर नमाज को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश में कहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखता हूं कि कौन नमाज पढ़ने से रोकता है। तौकीर रजा के बोल यही नहीं थमे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुस्लिम लोगों को पूजा करने से नहीं रोकते हैं फिर उनको मजहबी मामले में दखल क्यों दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर मजहबी मामले में धमकी देंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं की पूजा पर रोक नहीं है, मुस्लिमों को अगर रोका जाएगा तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। तो तौकीर रजा ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मजहबी मामलों में दखल दिया जा रहा है और दखल दोगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। सड़क पे नमाज हमारी होती ही नहीं है। हमारी नमाज इमाम के पीछे होती है। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने, मौलाना तौकीर रजा ने राणा सांगा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बाबर ने कभी भी हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया, जबकि राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की। महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर
वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। वो अपनी कथाओं में इस बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ी मांग कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग की है। उन्होंने औरंगजेब को देश विरोधी बताया और मुगलों के नामो निशान मिटाने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुजफ्फरनगर के लोगों से अपील की कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने के संकल्प को लेकर हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकालनी चाहिए। तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की है। औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी का जो यात्रा है हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में, हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी नगर के नाम की संकल्प को लेकर के कि मुजफ्फरनगर का नाम बदले, लक्ष्मी नगर नाम हो गए, इस संकल्प को लेकर के हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकलनी चाहिए। तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग फिर से उठ रही है। हिंदू युवा वाहिनी ने पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाए और इन पोस्टर्स में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर करने की बात कही गई। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों जैसी जगहों पर मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मी नगर लिखे बैनर दिखाई दिए। तो जो मांग है वो उठी और अब उसकी तस्वीर सड़कों पर नजर भी आने लगी है। यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी और हिंदू युवा वाहिनी ने पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। मुजफ्फर अली 1633 में सरवट को बदलकर मुजफ्फरनगर नाम रख दिया गया था। ये शाहजहां का सिपह सलाहकार था और मुजफ्फर अली कोई सनातन का आदमी नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, वो एक क्रूर आदमी था। और हमारी हिंदू माँ बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार किए गए मुगलों के शासन में, उनको नंगा नाच नचाया गया। क्या अब उन मुगलों के नाम के यहाँ पे शासक के नाम से जिला मुजफ्फरनगर का नाम होना चाहिए? इसी की हमारी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिंदू युवा वाहिनी का एक व्यक्त मामला यह है कि इसका नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।